हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास 12 का फिज़िकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये हमारा 6th लेक्चर है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 थे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 3 पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक, ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले भी हमें 3 टर्म्स पढ़ने हैं। पहला, परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल दूसरा, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, और तीसरा हमें पढ़ना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, ये 3 मेम्ब्रेन हमें पढ़ना है। बेसिकली ये है क्या? ये सेपरेटिंग मटेरियल है। ठीक है, ये है क्या? सेपरेटिंग मटेरियल है। ठीक, सपोज कि हमने एक कंटेनर को में क्या लिया, हाँ, एक बड़ा सा कंटेनर लिया। हम इसे 2 डिफरेंट पार्ट में सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसे 2 डिफरेंट पार्ट में सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक, तो ये जो सेपरेटिंग मटेरियल है ना, ये तीनों में से में कोई एक हम यूज कर सकते हैं इस बड़े कंटेनर को सेपरेट करने के लिए। अब हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हम एक साइड पे सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे चैप्टर कौन सा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो आएगा ही। तो हम एक साइड पे क्या लिया हमने? सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरे साइड पे हमने क्या ले रखा है? सॉल्यूशन। ठीक है, हमने दूसरे साइड पे क्या ले रखा है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेगा, तो इसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बना दिया। ठीक है, ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन। ठीक, अब हमें पहले समझना है कि जो सेपरेटिंग मटेरियल हमने यूज किया है, ठीक है, ये सेपरेटिंग मटेरियल ये तीनों में से में कोई एक हो सकता है। अब इन तीनों में से सेपरेटिंग मटेरियल ये 3 तरह के ही क्यों होते हैं? इन तीनों की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनमें से पहला जो है, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, यहां पे हमारे पास है क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो पहला परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, ये क्या करेगा कि अपने से हो करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को एक दूसरे की ओर आने जाने देगा। ठीक है, ये जो अगर ये सेपरेटिंग मटेरियल परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, बायोलॉजिकल, एंड दूसरा सिंथेटिक मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल जैसे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड सिंथेटिक में पॉलीमर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है, अगर यदि ये इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल को इधर जाने दे रहा है, ठीक है, और इधर से भी सॉल्वेंट पार्टिकल को इधर आने दे रहा है, और दूसरा अगर ये सेपरेटिंग मटेरियल सॉल्यूट को भी इधर आने दे रहा है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट, दोनों को अपने से होकर के एक दूसरे की तरफ आने जाने देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैसे सेपरेटिंग मटेरियल को हम क्या कहेंगे? परमिएबल। बोथ कैन मूव, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन पास दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे की ओर आ जा सकते हैं
इस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा है हमारा नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल क्या कर रहा था, सॉल्वेंट हो इधर चाहे इधर, सॉल्यूट हो इधर चाहे इधर, दोनों को एक दूसरे की ओर आने जाने दे रहा था, राइट। बट नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये ना तो सॉल्यूट को और ना ही सॉल्वेंट को, किसी को किसी और जाने नहीं देगा, कि ये कंप्लीट सेपरेशन कर देगा। ठीक है, पूरा इंसुलेशन, कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे की तरफ आ जा नहीं सकते हैं। ठीक है, नथिंग कैन क्रॉस दिस मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। ना ही सॉल्यूट और ना ही सॉल्वेंट, कुछ भी एक दूसरे के आर पार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, यहाँ से मैं ये ऑस्मोसिस का टॉपिक हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक कौन सा है, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी तो ऑस्मोसिस आगे बताएंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल क्या था, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को एक दूसरे की तरफ आने जाने दे रहा था। ठीक है, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन क्या था, दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा था। बट जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, वो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ आने जाने देगा। ठीक है, सॉल्वेंट चाहे इधर से उधर हो या उधर से इधर हो, ये आने जाने देगा, लेकिन सॉल्यूट का जो पार्टिकल है उसे एक दूसरे की तरफ आने जाने नहीं देगा। ठीक है, ओनली सॉल्वेंट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हुआ हमारे तीन तरह के मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसमें से हमें पढ़ना है किसके बारे में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। अब आते हैं हम ऑस्मोसिस पे। ठीक है, ऑस्मोसिस, इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर दिया किससे, SPM से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे हम SPM से डिनोट करेंगे। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को एक दूसरे की तरफ आने जाने देगा। ठीक है, सॉल्यूट के मूवमेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, अब इधर हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, सिर्फ सॉल्वेंट है इधर। ठीक है, ठीक, और इधर हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्वेंट प्लस क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन। ठीक, अब होगा क्या कि अगर सॉल्यूशन को और सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर हम सेपरेट कर दे, तो चूंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ आने जाने देगा, तो होगा क्या कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, अपने आप, जैसे ही हम इन दोनों को जैसे ही इन दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके आपस में छोड़ेंगे, सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, इधर से जो इसमें से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये इधर नहीं आएंगे, ये मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे। जिधर सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है वो कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
ऑस्मोसिस। ठीक, द स्पॉन्टेनियस flow of solvent from pure solvent to solution is known as osmosis। ठीक है, ऑस्मोसिस कहते किसे हैं? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम सेपरेट करेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या नहीं तो इसका दूसरा जो डेफिनेशन है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अगर यदि हम इसका कंसंट्रेशन लिखना चाहें C और इसका कंसंट्रेशन लिखना चाहें हम C डैश, तो बताओ किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? C डैश जो है वो ज़्यादा होगा C से, क्योंकि इधर हमारे पास जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो एकदम जीरो के बराबर है ही नहीं, तो इसमें जो कंसंट्रेशन है वो एकदम जीरो के बराबर लो कंसंट्रेशन होगा और इधर हमारा क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस flow of solvent from low concentration solution, low concentration solution to high concentration। known as ऑस्मोसिस। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट का मूवमेंट को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अब यहां से आगे हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस समझ में आ गया? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से आगे हम पढ़ेंगे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, फिर से वही एग्जांपल, मैंने एक बड़े से कंटेनर में एक सेमी परमिएबल डाल दिया, ये क्या है? SPM। ठीक है, एक तरफ हमने क्या भर दिया? सॉल्वेंट, दूसरी तरफ हमने सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, दूसरी तरफ हमने सॉल्यूशन ले लिया, ये क्या है हमारा? सॉल्यूशन। ठीक है, इधर क्या था हमारा? सॉल्वेंट। ठीक, अब जैसे ही हम किसी कंटेनर में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके छोड़ेंगे, पहला जो प्रोसेस शुरू होगा वो क्या होगा? ऑस्मोसिस का। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अगर यदि हम आपको एक टास्क दे कि ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, इसे अगर रोकना हो तो आप क्या करेंगे? जरा सोचिए कि मैंने कहा कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर, ऑस्मोसिस को अगर रोकना हो, मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर जो है, इस मूवमेंट को अगर हम रोकने के लिए आपको अगर कहें तो आप क्या करेंगे? पहला बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन वो ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हटा करके मैं यहाँ पे नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दूंगा, जो किसी भी चीज को एक दूसरे की ओर आने जाने नहीं देगा। ठीक है, मूवमेंट रुक जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे मेम्ब्रेन को नहीं हटाना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगे रहने देना है। उसके बावजूद भी अगर आपको हम कह दें कि मूवमेंट जो है सॉल्वेंट का, उसे अगर रोकना हो तो आप क्या करेंगे? यही हमें ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक में इसी को हमें पढ़ना है कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हटाए बिना इस ऑस्मोसिस के प्रेशर को हमें रोकना है, सॉल्वेंट के मूवमेंट को हमें रोकना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे?
जो सॉल्यूशन साइड है, सॉल्यूशन साइड जो है उसके ऊपर हम एक पिस्टन लगाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक पिस्टन लगा देंगे, ठीक है, एक पिस्टन लगा देंगे यहां पे, ठीक। सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, ठीक। सपोज कि इनिशियली इसके ऊपर हमने अभी प्रेशर लगाया नहीं है, इनिशियली कि 10 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं 1 सेकेंड में, मतलब 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड इधर से उधर मूव कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है एट प्रेशर P पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाना शुरू करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। तो क्या होगा कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, वो घटना शुरू होगा। इनिशियली 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड अगर यदि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, जैसे हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे वो घट करके 9 मॉलिक्यूल पर सेकेंड होगा। फिर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे वो घट करके 8 हो सकता है, फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे 5 4 2, ठीक है। घटते घटते वो एक ऐसा समय आएगा जब 0 मॉलिक्यूल पर सेकेंड इधर से इधर ट्रांसफर होगा, मतलब कि एक ऐसा प्रेशर आएगा, प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर है वो 4 मॉलिक्यूल पर सेकेंड से 3 मॉलिक्यूल पर सेकेंड से 2 मॉलिक्यूल पर सेकेंड से 1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड से जब 0 मॉलिक्यूल पर सेकेंड सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर ट्रांसफर होने लगेगा, मतलब कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर से सॉल्यूशन की ओर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर है वो एकदम 0 हो जाएगा। उस समय पे जो प्रेशर यहाँ अप्लाई किया हुआ रहेगा वो प्रेशर जो है वो प्रेशर क्या कहलाएगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया, बस इतना ही था ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जब सॉल्वेंट का मूवमेंट सेमी परमिएबल से होकर के सॉल्यूशन की ओर जो मूवमेंट है इसका वो रुक जाए, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते किसे हैं, द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर applied on solution phase, on solution, ठीक है, which is separated by semi permeable membrane SPM from its pure solvent, ठीक है। external pressure applied on the solution which is separated by semi permeable membrane from its pure solvent, ठीक है। The external pressure applied on solution which able to stop the process of osmosis, movement of solvent from pure solvent region to solution region. That pressure is known as osmotic pressure, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते किसे हैं, समझ में आया। इस ऑस्मोसिस को प्रेशर को रोकने, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट होगा, मतलब कि कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन सपोज C है, सॉल्यूशन A का कंसंट्रेशन क्या है, Ca। कोई दूसरा सॉल्यूशन हमने ले लिया B, उसका कंसंट्रेशन Cb होगा। कोई तीसरा हमने ले लिया जिसका कंसंट्रेशन Cd होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये सारे डिफरेंट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होगा। तो उसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये यहां से बीच में लाइन है, कंसंट्रेशन
ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। और वो डिपेंड कैसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ तो हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन रहा तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमें कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of solution, concentration of solution। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय ये जो सिंबल है ना पाई टाइप का, हम इससे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन का। ठीक, कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें कंसंट्रेशन का टर्म आ नहीं रहा था। बाकी के बीच के जो दो हमने पढ़े, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें जो कंसंट्रेशन का टर्म आ रहा था वहां पे हम कंसंट्रेशन का टर्म ले रहे थे मोलैलिटी में, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन। मोलैलिटी में जो नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। मोलैरिटी है यहाँ पे, हम यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का टर्म यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, और ये किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम। ठीक है, ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी में यहाँ पे मास होता है और वो भी सॉल्वेंट का होता है। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन जो यूज करेंगे वो कौन सा है, मोलैरिटी। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी। ठीक, और अब यही से अगर इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो मोलैरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो और इक्वल टू इक्वालिटी हम लाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, जो क्या है हमारा गैस कांस्टेंट आर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, एकदम किसके जैसा ये दिख रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन के जैसा, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। तो अब ये हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब इसे हम ड्राइव करेंगे। अभी तक जो हम ऑस्मोटिक ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसमें फाइनली हमारा उद्देश्य क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके किसी सॉल्यूशन में हमने जो सॉल्यूट को डाला है उस सॉल्यूट का मोलर मास क्या है, वही तो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी जो रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था, वहां से हमने उसे फर्दर सॉल्व करके मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन लाया था। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने की पूरा इक्वेशन ड्राइव करा था। ठीक है, वैसा ही अब ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन जो ले रखा है, हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन ले रखा है, इसमें जो सॉल्वेंट है, इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉरी इसमें जो सॉल्यूट है ये, ठीक है, इस सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, यही तो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। बाकी तीन में हमने बता दिया है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें कैसे हम मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा कांस्टेंट पता ही होगा। ये हमारा टेम्परेचर, जो तुम एक्सपेरिमेंट जिस टेम्परेचर कंडीशन पे कर रहे होगे वो थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो। ये है क्या, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। अब इसी को फर्दर एक्सपेंड करेंगे। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, इधर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू
ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल जो है सॉल्यूट का वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। फिर से अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R और नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन वेट W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोलर मास जो है वो हम M से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम नीचे गुना में रहेगा और साथ में यहाँ पे टेम्परेचर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम फर्दर रीअरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, मोलर मास को यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। मोलर मास क्या हो जाएगा, R गिवन वेट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर डिवाइडेड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये हुआ हमारा इक्वेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। ये हमारा इक्वेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। प्रोटीन कंटेन 6 ठीक है। ये है क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, ठीक। तो इस क्वेश्चन को खुद से लिखो और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। बेसिकली ये वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इस इक्वेशन में आया था ना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम अगर ml में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 200 ml, और लीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 0.2 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं पता है तो क्लास 11th में अच्छे से इसे पढ़ना था, ठीक है। क्लास 11th का नोट्स खोल के देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 200 ml के, बेसिकली 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। और 1000 ml 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक। तो ये 200 ml के बराबर होगा, और अगर इसे फर्दर हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.2 लीटर के बराबर होगा ये वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 0.2 लीटर। नेक्स्ट, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन कितना, 1.26 ग्राम प्रोटीन। जो सॉल्यूट का मास है W वो कितना दे रखा है, 1.26 ग्राम, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमारा कितना दे रखा है, 300 केल्विन, ठीक है। इस फाउंड टू बी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। अब जो ये प्रोटीन है ना उसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। इक्वेशन क्या था, CRT, ठीक है। ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर का बेसिक इक्वेशन था। इसे जब हम मॉडिफाई किए थे क्या आया था,
मोलर मास इज इक्वल टू आर डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, आर की ये डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी दे रखा है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है। हमें चाहिए क्या, आर की वैल्यू। ठीक है, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू, जो किस आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे जो यूज करना है हमें वो क्या होगा, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आर की वैल्यू होगी। अब सिंपल हमें जो इक्वेशन है m इज इक्वल टू आर डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम भी, इसमें हमें सिंपल रखना है। आर की वैल्यू क्या होगी, 0.083 इंटू वेट क्या था 1.26 ग्राम। ठीक है, 1.26 ग्राम। ठीक, एंड टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन डिवाइडेड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना था 0.2 लीटर। ठीक है, अब जरा इसका यूनिट हम बैलेंस करके देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या क्या दे रखा है, इसका क्या है लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, पर मोल पर केल्विन। ठीक, इसका कितना था बार था, एंड इसका क्या है लीटर। ठीक है, एंड ये क्या था हमारा वेट, ये क्या था ग्राम। ठीक है, एंड ये क्या है हमारा केल्विन। ठीक, अब यूनिट को अगर बैलेंस करना चाहे तो बार से बार ये कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, केल्विन से केल्विन ये कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा क्या ग्राम पर मोल। इसका जो फाइनल यूनिट होगा वो क्या आएगा ग्राम पर मोल, जो कि हमारा मोलर मास का यूनिट भी यही होता है। ठीक है, मोलर मास का यूनिट भी यही होता है ग्राम पर मोल। अब इसे अगर सॉल्व करोगे पूरा मैथमेटिकल वैल्यू तो कितना आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, 61022 ग्राम पर मोल। ये मैथमेटिकल वैल्यू सारे कैलकुलेट कर लेना, तो ये हमारा मोलर मास आएगा गिवन सॉल्यूशन में जो प्रोटीन डिसॉल्व है उस प्रोटीन का। ठीक है, अब नेक्स्ट ये रहा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब फिर से हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तीन होते हैं, पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उनमें से पहला जो है वो क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन, अब यहां पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने, ऐसे दो सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। ठीक है, दो different solution, two solution which have two solution having same osmotic pressure. Osmotic pressure is known as isotonic solution. Isotonic solution क्या रहा है कि सपोज कोई सॉल्यूशन ए है। ठीक है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए होगा इज इक्वल टू क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। ठीक है, और कोई दूसरा सॉल्यूशन जो है वो क्या है हमारा बी है, उसका क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर बी के बराबर होगा सी बी आर टी। अगर ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। अब इसमें इनकी वैल्यूज को रखो, सी ए
आर टी इज इक्वल टू सी डी आर टी। ठीक है, ये दोनों सेम हैं, कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा सी ए इज इक्वल टू सी बी। मतलब कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उनका कंसंट्रेशन भी सेम होगा। ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो है वो क्या है हमारा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन हमने ए माना, ठीक है, और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दिए गए रेफरेंस वाले सॉल्यूशन से कम होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन having low osmotic smaller osmotic pressure then given, कोई एक रेफरेंस तो दिया जाएगा कि उस रेफरेंस सॉल्यूशन से जो अननोन सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, then given solution is known as hypotonic solution। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज हमने एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, हमने एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया NaCl का। ठीक है, NaCl का, और इसमें हमने क्या किया, एक सेल है इस सॉल्यूशन में, हमने एक सेल कोशिका, रेड ब्लड सेल RBC को हमने इसमें डिसॉल्व किया और डाल दिया। ठीक है, तो अगर यदि ये जो सॉल्यूशन है NaCl का, अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या होगा कि इस सेल का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि सॉल्वेंट यहां से इसके अंदर एंटर किए हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशन से सेल के अंदर एंटर कर गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बिकम्स साइज इंक्रीजेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। और ये कब होगा, जब ये NaCl का सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन होगा 0.9% मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, इस कंडीशन में सेल जो है उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा और ये सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जो लास्ट तीसरा है वो क्या है हमारा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें क्या था कि दिया हुआ जो सॉल्यूशन था उसका ऑस्मोटिक प्रेशर रेफरेंस से कम था, लेकिन यहां पे रेफरेंस सॉल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका ज्यादा होगा। सॉल्यूशन हैविंग लार्ज ऑस्मोटिक प्रेशर देन given solution is hypertonic solution। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से वही RBC वाला जो एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर RBC वाला एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक,
तो एक कंटेनर में हमने क्या लिया, NaCl, ठीक है, ये क्या हमारा NaCl, ठीक। और इसमें हमने क्या किया, आरबीसी का एक सेल जो है उसे इसमें डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। ये क्या हमारा सेल है, आरबीसी का रेड ब्लड सेल है, ठीक है। अब अगर यदि ये जो NaCl का सॉल्यूशन है अगर वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, सॉल्वेंट जो है सेल के अंदर, उससे सेल से बाहर निकल करके किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन NaCl के सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो सेल का जो साइज है ना वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, वो श्रिंक करेगा, बिकम्स, साइज जो है वो क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, साइज इसका डिक्रीज करेगा। और वो कब होगा, जब ये NaCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वो ज्यादा रहेगा 0.9% मास बाई वॉल्यूम से, ठीक है। अगर यदि इस सिस्टम में सेल और NaCl के सॉल्यूशन का एक जो सिस्टम है, इसमें अगर NaCl का कंसंट्रेशन 0.9% मास बाई वॉल्यूम से अधिक है तो इस केस में जो NaCl का सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जो पीछे वाला केस था इसमें NaCl का जो सॉल्यूशन है लेस देन अगर कंसंट्रेशन रहा इसका 0.9% से, तो ये क्या हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये रहा हमारा ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो क्या रहा था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे। हमने क्या किया, इसके बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, उससे क्या हुआ कि मूवमेंट जो है सॉल्वेंट पार्टिकल का वो रुक गया, ठीक है, उसे हम कहने क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देंगे, उससे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन से निकल करके सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसको डायग्राम से फिर समझते हैं एक बार। क्या हो रहा था कि ये हमारा SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमने इधर सॉल्वेंट को ले रखा है, क्या ये सॉल्वेंट, ठीक। अब इधर हमने क्या किया, सॉल्यूशन को ले लिया, ये क्या हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमारे सॉल्वेंट के भी पार्टिकल डिसॉल्व रहेंगे, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूव करता है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, जिसे हमने क्या कह रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हमने इसे क्या कह रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया, ठीक है। हमने इसे क्या कह रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर बढ़ाते गए ये जो मूवमेंट है वो कम होते गया, एक ऐसा समय आया जब जीरो हो गया। उस समय को क्या कहें हम, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते थे, ठीक है। अब उस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी और ज्यादा प्रेशर थोड़ा सा अगर लगा देंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये तो पहले रिस्ट्रिक्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में थे ना वो वापस सॉल्वेंट की ओर मूव करने लगेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट की ओर मूव करने लगेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस कंडीशन में जो प्रेशर है, जो अप्लाइड प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है,
ये ऑस्मोटिक प्रेशर रहा होगा, ये जो अप्लाइड प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तब क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ये क्या है हमारा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आया, रिवर्स ऑस्मोसिस इसी का यूज किया जाता है। अब सपोज कि इधर हमने वाटर ले लिया जो हमें नॉर्मली मिलता है कुआं से या फिर नदी से, जो इम्प्योर वाटर है, ठीक है, उसमें पानी के साथ साथ उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इधर एक तरफ हम उस इम्प्योर वाटर को लिए, बीच में से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया हमने, और ऊपर से हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। पहले विदाउट प्रेशर क्या होगा, जो इधर प्योर वाटर अगर हम रखे हैं तो उल्टा प्योर वाटर उस इम्प्योर वाटर की ओर मूव करना शुरू करेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, इससे प्योर वाटर जो है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है, वो इस सॉल्यूशन से निकल करके इधर सॉल्वेंट की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है, इम्प्योर वाटर से हमें प्योर वाटर मिल जाएगा इधर। ठीक है, इधर एक नल लगा करके पानी सारा कलेक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट। सपोज हमने सॉल्वेंट की जगह पे क्या ले रखा है, H2O अगर ले रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट H2O हमें कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन external pressure applied on solution is greater than the osmotic pressure than the solvent, क्या होगा, than the solvent from solution, then the solvent move from solution to solvent, pure solvent. This process is known as reverse osmosis. ठीक है, समझ में आया, रिवर्स ऑस्मोसिस सिंपल था, बस ऑस्मोटिक प्रेशर से और थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हमें अप्लाई कर देना है। जो ऑस्मोसिस में प्रोसेस हो रहा था जस्ट उल्टा होने लगा। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ आ जाएगा कौन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जब हम इसमें ऊपर से अप्लाइड प्रेशर की वैल्यू जो है वो अगर हम बढ़ा देते हैं तो। ठीक है, ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही टॉपिक है, लेकिन अभी तक जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ठीक है, पहली बात तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं किसे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। ठीक है, मतलब कि किसी सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया यहाँ से, ठीक है, और उसका नंबर कितना है, n। सपोज यहाँ पे हमने 10 सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया। ठीक है, और उसके बाद जो इस सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी होगा उसे हम क्या कह रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर यदि हमने 10 सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व किया और उसके अकॉर्डिंग टू हमने कैलकुलेट कर लिया उसका प्रॉपर्टीज, यानी उसके टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर यदि डिसॉल्व करने के बाद, सॉल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, तो कैलकुलेटेड जो प्रॉपर्टी है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा डिफर कर जाएगा एक्चुअल ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। ठीक है, और ये डिफरेंस जो है वो उसी डिफरेंस से रिलेटेड हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास, और उसको इसे हम कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो
एसोसिएट या डिसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो सबसे पहला क्या होगा, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा कि जितना हम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल जितना हम डिसॉल्व किए हैं उससे वो ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। मतलब हमने एक पार्टिकल्स को डाला था, वो टूट करके 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला अगर हम केस ले डिसोसिएशन का, डिसोसिएशन क्या होगा इसमें, सपोज NaCl हमने ले रखा है, NaCl हमने ले रखा है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया H2O में, तो क्या होता है NaCl, पढ़ते आ रहे हो क्लास 10 से, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, एक्वस यहां पे रहेगा, एक्वस, ठीक। मतलब हमने यहां पे तो डिसॉल्व किया था कितना, 1 मोल, हमने डिसॉल्व किया था 1 मोल, बट टूटने के बाद क्या हो गया, ये 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिपेंड ही करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। हमने जब डिसॉल्व कर रहा था उस वक्त तो हमने 1 मोल डाला था, और 1 मोल के अकॉर्डिंग टू हमने सारे कैलकुलेशन किए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था सिस्टम में जाकर के, वो टूट जा रहा था, और वो जस्ट जितना हम डिसॉल्व किए उससे डबल हो जा रहा था पार्टिकल्स उसका, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा नंबर, ये जो वैल्यू कैलकुलेट किए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, और वो जो डिफरेंस आएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। वान थॉप नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसे क्या कहते हैं हम, वान थॉप फैक्टर, ठीक है, वो भी आएगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं एसोसिएशन का, ये था हमारा डिसोसिएशन, और दूसरा होगा क्या हमारा, इसमें डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल जो थे वो इंक्रीज कर जा रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब डिसोसिएशन में क्या होगा, सॉरी डिसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एसोसिएशन। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल इसका एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को, क्लास 11 में पढ़ना था, हाइड्रोकार्बन में CH3COH, ठीक है। सपोज हमने इसका 2 मोल इधर ले लिया, ठीक है, 2 मोल। अभी हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया H2O में, क्या होगा, CH3CO एंड CH, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का शायद आपने नाम सुना होगा, क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक इंट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन कहते हैं, इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, जिसके वजह से ये कंप्लीट 2 एसिटिक एसिड का पार्टिकल कंप्लीटली सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। यहां पे हमने 2 मोल लिया था, बट अब ये एक सिंगल पार्टिकल यानी ये 1 मोल की तरह बिहेव करेगा। इससे क्या होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने 2 मोल के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन किया था, बट डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन में वो सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जस्ट हाफ हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें एरर आएगा। अब इसे रिजॉल्व करने के लिए वान थॉप नाम के एक साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसे हम क्या कहते हैं, वान थॉप फैक्टर, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वान थॉप नाम के साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वान थॉप फैक्टर, ठीक है, वान थॉप, ठीक है। ये इसे डिनोट करते थे, क्या करते हैं, डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल आई। हाँ, तो जो आई है, वान थॉप फैक्टर जो है, अब इसका यूज करके हम कैसे उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वैल्यू में एरर आ रहा है, उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि वान थॉप फैक्टर है कहते किसे, ठीक है, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक। वान थॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या होगा,
सॉरी, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब कि जब सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व की, उस टूट करके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ वो, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच वी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। जब हम डिसॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम कितना हम डिसॉल्व कर रहे थे, या विदाउट एसोसिएशन डिसोसिएशन का कितना नंबर ऑफ पार्टिकल था, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व, या फिर बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। ठीक है, बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। दूसरा इसे हम कैलकुलेट लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, observed colligative property is divided by calculated colligative properties, calculated colligative properties। ठीक है, और एक और इसका होता है फॉर्मूला तीसरा, वो क्या होता है, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये तीन इसके फॉर्मूले वन-हाफ फैक्टर का। अब इसका यूज करके हम कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसका यूज करते हैं। पहला क्या था हमारा, रिलेटिव lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। इसमें क्या था, relative lowering in vapor pressure PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट इज इक्वल टू क्या था, XB। ठीक है, ये इक्वेशन तब वैलिड रहेगा जब जो हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में वो एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो। मतलब वो जितना हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में भी उतना ही हो। अगर यदि वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है, NaCl या एसिटिक एसिड की तरह उसका कुछ हो रहा है डिसॉल्यूशन के बाद, तो हमें बीच में एक आयोटा I फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो था वो क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या था, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू KB स्मॉल m। ठीक है, सेम कंडीशन, अगर यदि जो सॉलिड हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो एसोसिएट या डिसोसिएट अगर हो रहा है तो ये इक्वेशन तभी वैलिड रहेगा जब हम इसको यहाँ पे I से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और बाकी दो प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या हो रहा था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल m। लेकिन अगर यदि सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो हमें इसे यहाँ I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट जो था वो क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। ये सही तब होगा जब यहाँ पे हम I मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसे ब्रीफली मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा साथ में, मतलब रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप का सेशन होने वाला है लास्ट लेक्चर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।